वाई डू वी नीड 3 रिविजन्स। तो पहली रिविजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे के करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहली को आप सेक्रीफाइस कर दो जस्ट टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ रिविजन्स, वो सेंसिबल नहीं होगा। फर्स्ट रिविजन शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो हाय गाइस, दिस इज़ कार्तिक दिस साइड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम सीए इंटरमीडिएट के अंदर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स की रिवीजन स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे हम सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें। ऐसा क्यों ज़रूरी है, बिकॉज सीए इंटरमीडिएट कंसिस्ट्स ऑफ अ वास्ट सिलेबस, और ये सिलेबस काफ़ी टेक्निकल भी है। तो इस सिलेबस को हमें कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है बिफोर एग्ज़ाम्स टू एनहांस आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, एंड साथ में मेमोराइज़ करना भी इम्पोर्टेंट है, और इसी के साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों चारों चीज़ों को देखते हुए वी नीड टू रिवाइज दिस सब्जेक्ट अ लॉट। इसीलिए ही प्रॉपर रिवीजन का प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल्स के लिए। सो विल बी टॉकिंग हाउ टू प्लान 2 और 3 रिविजन्स फॉर द सीए इंटरमीडिएट, ताकि आपका अटेम्प्ट बुलेट प्रूफ हो सके, एंड इफ़ यू आर गिविंग फॉर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप तो आप अच्छे से पास हो सके, एंड इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ रैंक और वेरी गुड मार्क्स तो आप वो भी सिक्योर कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, आइडली यही बोला जाता है कि सीए इंटरमीडिएट की रिविजन्स के लिए वी नीड टू टेक आउट 3 मंथ्स एटलीस्ट प्रायर फ्रॉम आर एग्ज़ाम्स, ठीक है। ये बोला जाता है यूजुअली, एंड दिस इज़ करेक्ट। 3 महीने हमें रफली चाहिए होते हैं, एंड इफ़ यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। सो इफ़ यू हैव टेकन आउट 3 मंथ्स, वेरी गुड। 3 मंथ्स से ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो जस्ट वॉच दी वीडियो, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से प्लानिंग करना है। सो इफ़ यू विल हैव 3 मंथ्स तो हम मेजरली क्या करेंगे, विल प्लान अराउंड 3 रिविजन्स और थोड़े से ग्रे स्टेज रखेंगे उसके बाद, ठीक है। पहली चीज़ ये, बट वाई डू वी नीड 3 रिविजन्स। तो इसका एक एग्जांपल बेसिकली समझते हैं। वी ऑल हैव वॉल्स एट आर होम, राइट, और वॉल्स के ऊपर पेंट होता है। तो अगर आप बेसिकली समझोगे, आपने कभी पेंट होते हुए देखा होगा ना, वो एक बार में पेंट नहीं करते, दे पेंट 2, 3 और 4 लेयर्स ऑफ द पेंट, ठीक है। और कभी भी आपने देखा होगा वो क्यों करते हैं ऐसा, ताकि वो पेंट स्मूथ हो सके, है ना, जहाँ गैप्स रह गए वो गैप्स फिलअप हो सके नेक्स्ट साइकिल्स ऑफ पेंटिंग के अंदर। वैसे ही हमें रिवीजन करना है। तो ये हमारा पर्पस होता है मल्टीपल रिवीजन्स का, कि जो पहली रिवीजन या दूसरी रिवीजन के अंदर गैप्स रह गए थे वो नेक्स्ट रिवीजन्स के अंदर कवर हो जाए, ठीक है। दिस इज़ आवर बेसिक पर्पस ऑफ रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स। तो यही हमें इस अप्रोच के साथ सीए इंटरमीडिएट में भी 2 या 3 रिवीजन्स प्लान करनी है, ठीक है। तो अगर हम आइडली 3 महीने का प्लान लेके चलते हैं तो हम कैसे करेंगे, 3 रिवीजन्स हमें रखनी है एंड कुछ क्रेज टेस्ट। तो सबसे पहला जो हमारा रिवीजन का साइकिल होगा, फर्स्ट साइकिल, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइकिल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सेकंड साइकिल जो होगा वो इससे थोड़ा शॉर्ट रहेगा, एंड थर्ड साइकिल जो है वो इन दोनों साइकिल से और भी ज़्यादा क्रिस्प रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल जो होती है, जैसे अब अगर हम इमेजिन करते हैं 3 महीने हमारे पास, 3 महीने में से लास्ट 10 दिन हम ग्रेस के निकाल दें तो 2 महीने और 20 दिन बच जाते हैं, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रिवीजन के लिए यहाँ पे 40 to 45 डेज निकालने हैं, सेकंड के लिए 20 to 25, एंड थर्ड के लिए 10 से 15 दिन, रफली 15 के अराउंड मान लो। तो ये सम अप होके 80 डेज बन जाते हैं, एंड उसको छोड़ के 10 डेज हमारे हो गए ग्रेस के। तो इस तरीके से 90 डेज़ की प्लानिंग आती है। अब बात करते हैं हमें एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है हर रिवीजन साइकिल के अंदर। तो अगर हम एक ईजी एग्जांपल से समझे तो लेट्स अज्यूम अपने पास 33 डेज़ है, ठीक है। तो उसमें से आप 3 दिन तो निकाल दोगे मॉक्स के लिए। क्यों निकालने, एक मॉक टेस्ट देने में 3 घंटे लगते हैं, बट जस्ट इमेजिन आप एक मॉक टेस्ट उठा करके डायरेक्टली सॉल्व करने नहीं बैठोगे, यू नीड टू रिवाइज फॉर इट एज वेल, ठीक है। तो एवरेजली माने तो हाफ डे आपका मॉक टेस्ट देने में निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दोपहर में मॉक टेस्ट देते हो 2 से 5 पे, या फिर 12 से 3 के अराउंड, तो सुबह से आपको 12 बजे तक रिवाइज करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को। तो रफली 3 दिन आप मॉक टेस्ट के लिए निकाल देना। 33 थे मान लो, 3 दिन निकाल दिए, 30 दिन बच गए। अब 30 दिन हमारे पास बचे हैं 6 सब्जेक्ट्स के लिए। तो हम 6 सब्जेक्ट में 30 दिन को डिवाइड कर लेंगे, 5 डेज़ पर सब्जेक्ट आ गए। अब एक चीज़ समझना भाई, एक चीज़ देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट और फोर्थ सब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि ऑडिट, जैसे कि अकाउंट्स एंड कोस्ट आ गया, दोनों के लिए 5-5 दिन आए। बट आपको क्या लगता है कि अकाउंट्स और कोस्ट में 5-5 दिन बराबर देना सेंसिबल है? आई डो नॉट थिंक सो। मतलब मुझे ऐसा लगता है अकाउंट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए कोस्ट के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को 6 दिन दे देंगे, कोस्ट में से 1 दिन निकाल करके, एंड कोस्ट के लिए 4 दिन बचेंगे। या फिर कोस्ट से आधा दिन निकाल के अकाउंट्स को दे देंगे, तो अकाउंट्स के 5.5 एंड कोस्ट के 4.5 हो गए। तो इस तरीके से अकाउंट्स कोस्ट का कर लेना। लॉ एंड ऑडिट का देखोगे, अभी भी दोनों के पास 5-5 दिन है। क्या आपको लगता है ऑडिट जैसा हैवी सब्जेक्ट
और लॉ जैसा सब्जेक्ट दोनों को बराबर टाइम दें, मुझे नहीं लगता। तो उस केस में क्या करना है, ऑडिट से एक दिन लॉ से एक दिन निकाल के ऑडिट को दे दो। लॉ में 4 रह गए, ऑडिट में 6 दिन रह गए, ठीक है, ऑडिट को भी फ़ायदा हो गया। अब थर्ड लेयर देखते हैं अपना, कौन सा था, दैट इज़ टैक्सेशन एंड FMSM। दोनों में 5-5 दिन है। डू यू थिंक इट इज़ जस्टिफाइड कि हम टैक्स को और FMSM दोनों को 5-5 दिन दें? नहीं। तो FMSM से एक दिन निकाल के टैक्स को दे देना। अब 6 और 4 हो गए। इसके बावजूद भी आपको कुछ लगता है कि मुझे कोई और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, किसी तरीके से करना है, कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो जो ईज़ी लगता है उससे आधा दिन या 1 दिन या कुछ घंटे निकाल के इसमें ट्रांसफ़र कर देना। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स का टाइम अलॉट हो गया। अब मान लो आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर मान लो 5 दिन अलॉट हुए, ठीक है? और उसमें अगर 10 चैप्टर्स है, एग्जांपल से ही समझ रहे हैं सारा, अगर 10 चैप्टर्स है तो आपको बेसिकली आधा दिन पर चैप्टर मिल गया। ये चीज़ तो आप समझ गए है ना, 5 दिन है, 10 चैप्टर्स है, आधा दिन पर चैप्टर मिल गया। एंड दिन में अगर आप 12 घंटे एवरेज स्टडी कर रहे हो तो यू हैव गोट अराउंड 6 आवर्स फॉर दैट चैप्टर, ठीक है। तो अब 6 घंटे में आपको वो चैप्टर करना है बेसिकली। 6 घंटे में हम एक चैप्टर कैसे करेंगे, हमें क्या क्या कवर करना है, वो चैप्टर थोरोली पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर पढ़ाई कर ली, उसके बाद यानी कि कंसेप्ट्स पढ़ लिए, अगर आप रिवीजन ऑडियो या वीडियोस अपने कोई टीचर की देख रहे हैं तो वो हो जाएगा। उसको छोड़ करके बचे हुए टाइम में उसी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो उससे अपना वो चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमें रिवीजन करना है। तो ये रहेगा रफली हमारा रिवीजन की प्लानिंग, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, फर्स्ट रिवीजन का टाइम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रिवीजन स्किप नहीं करनी है। आप यूँ मत सोचना कि यार मुझे 3 रिवीजन्स करनी है या 4 करनी है या 5 करनी है तो मैं फर्स्ट रिवीजन का टाइम कम कर दूँ। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर पेंट वाला एग्जांपल लोगे तो फर्स्ट रिवीजन इज़ जस्ट दी फर्स्ट लेयर ऑफ पेंट। तो अगर हम इसको ही बेकार कर देंगे ना, तो बाद की लेयर्स कितनी भी अच्छी कर लो, वो कभी भी पेंट अच्छा नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट लेयर इज़ द बेस लेयर, फर्स्ट रिवीजन इज़ द बेस रिवीजन। उस रिवीजन को हमें ढंग से करना है। सेकंड उससे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस की होती है, उसको ढंग से करना है। और थर्ड रिवीजन उससे और भी कम इंपॉर्टेंस की, इस तरीके से हमें इंपॉर्टेंस देनी है। तो पहली रिवीजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे के करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहली को आप सेक्रीफाइस कर दो जस्ट टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ रिविजन्स, वो सेंसिबल नहीं होगा। फर्स्ट रिवीजन शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन को हमको इस तरीके से करना है। अब देखो हमने करना क्या क्या है, कैसे करना है। फर्स्ट रिवीजन के अंदर हमने ना कुछ नहीं करना, जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सके वैसी स्टडी करनी है। अच्छे से कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, रीड करने हैं बुक से, ठीक है। रिवीजन वीडियोस देख लो अपने टीचर्स की, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने आज तक मार्क किए हैं, स्टार किए हैं, सबको कर लेना, लिख के करने, देखने। अभी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का मैं आगे बता दूंगा कैसे करने क्वेश्चंस, बट एक आइडिया ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने स्टार क्वेश्चंस है वो तो सारे ही करने हैं, ठीक है। उसको छोड़ करके आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, एंड वो सब आगे भी जानेंगे, बट आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक कंसेप्ट की कवरेज करनी है फर्स्ट रिवीजन में। कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ना, ढंग से पढ़ाई करनी है। फर्स्ट रिवीजन का ये फंडा आपका होना चाहिए। यू नीड टू चेक कि मैं किस तरीके से पढ़ूंगा। आपको ढंग से देखना है, प्लान करना है कि मेरे पास अगर इतने घंटे इस चैप्टर के लिए हैं तो मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट इस चैप्टर से निकालूँ। फर्स्ट रिवीजन का ये रहेगा। सेकंड रिवीजन विल बी देयर टू सपोर्ट दी फर्स्ट रिवीजन। अगर फर्स्ट में कोई कमी रह गई, या मान लो फर्स्ट में हमारा कोई सब्जेक्ट अच्छा हुआ, तो उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए सेकंड रिवीजन है। इट्स जस्ट टू इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज फिल अप द गैप्स इन द वॉल, ठीक है। तो उस तरीके से सेकंड रिवीजन हमारी चलेगी, बट सेकंड रिवीजन विल बी टेकिंग लेस टाइम देन फर्स्ट रिवीजन। मतलब अगर फर्स्ट रिवीजन को हमने रफली 40 डेज दिए हैं तो सेकंड विल टेक अराउंड 20-25 डेज, मतलब फर्स्ट रिवीजन का रफली 60% टाइम ले लिया। तो इस तरीके से हमारा टाइम अलॉट होगा। अब 60% टाइम ले रही है तो 60% ही क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही हमें वापस करने हैं, बट उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम फास्ट कर लेंगे। दैट विल बी द सेकंड रिवीजन का कंसेप्ट। अब बात आती है थर्ड रिवीजन की। दिस इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। क्यों कि थर्ड रिवीजन में ना यूजुअली 3 सिनेरियोज होते हैं जो मैं समझता हूँ, ठीक है। एक होता है बेस्ट केस, एक होता है नॉर्मल केस, एक होता है वर्स्ट केस। बेस्ट केस सिनेरियो थर्ड रिवीजन का ये होगा कि आपने फर्स्ट और सेकंड रिवीजन ढंग से की, एंड आप थर्ड रिवीजन पे टाइमली पहुंच गए, एंड यू हैव गुड टाइम फॉर थर्ड रिवीजन। बेस्ट केस ये है। सेकंड नॉर्मल केस सिनेरियो क्या रहेगा कि आप थर्ड रिवीजन पे पहुंचे तो सही, बट इतना टाइम नहीं बचा पाए जितना बचाना था आपके प्लान के हिसाब से, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, आपके पास थर्ड रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं बचा, या फिर फर्स्ट सेकंड रिवीजन करते टाइम आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मेरी फर्स्ट सेकंड रिवीजन इतने अच्छे से नहीं जा रही,
है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, थर्ड रिवीजन को ड्रॉप कर देंगे। अब एक चीज़ समझना, अच्छे से सुनो ये चीज़, जो थर्ड रिवीजन का बेस्ट केस सिनेरियो है वो क्या है कि हमें थर्ड रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया। तो उसमें क्या करना है, जो इजी कंसेप्ट्स है वो हमारा बेसिक रहेगा, ठीक है, उसको हम फास्ट रीड करेंगे, एंड जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स है वो हमारा मेन फोकस रहेगा, यानी उसी मेजोरिटी टाइम देना है। ये है कि हमारा बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। सेकंड रहेगा हमारा नॉर्मल केस सिनेरियो, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, हम इजी टॉपिक्स को स्किप करेंगे। विल जस्ट टेक अपॉन द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स एंड उन्हें रिवाइज करेंगे सिंस वी हैव लेसर टाइम, ठीक है। एंड जो थर्ड यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, उसमें क्या होगा कि आपने 2 रिवीजन पूरी की, आपको रियलाइज़ हुआ यार अब तो पेपर के लिए ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि उन दिनों के अंदर हम बेसिकली विल जस्ट रिवाइज द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, ठीक है। या फिर आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार मेरे पास टाइम बचा ही नहीं, तो थर्ड रिवीजन कैंसिल। बट इसके अंदर एक और सिनेरियो भी होता है, कौन सा, कि मान लो फर्स्ट रिवीजन आप कर रहे हो, एंड फर्स्ट रिवीजन के अंदर आपने किसी सब्जेक्ट को 5 या 6 दिन दिए, एंड अब आपको रियलाइज़ होता है नहीं यार 5-6 दिन में ना ये सब्जेक्ट इतना ढंग से चल नहीं रहा, इट नीड्स मोर टाइम, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ थर्ड रिवीजन और फोर्थ रिवीजन वी कैन नॉट लिटरली क्विक अप दी फर्स्ट रिवीजन, है ना। तो उस केस में क्या होगा, आपको फर्स्ट रिवीजन के दौरान ही लगेगा कि यार सही नहीं जा रहा, मैं सारे क्वेश्चंस या अच्छे से थोरोली प्रैक्टिस कर नहीं पा रहा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि यू नीड टू स्किप द थर्ड रिवीजन। उसी टाइम पे आप क्या करोगे, आपने अगर 10-12 दिन थर्ड रिवीजन के लिए निकाले हैं, तो आप फर्स्ट रिवीजन के दौरान ही थर्ड रिवीजन को कैंसिल करना और फर्स्ट और सेकंड को ही वो टाइम अलॉट कर देना, ताकि ढंग से कर पाओ, ठीक है। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। बट ये आपको ढंग से प्लान करके करना है, ऐसा नहीं कि पहले से ही प्लान करो कि मैं 2 रिवीजन करूँगा। अगर 3 महीने हैं तो 3 रिवीजन आराम से हो जाती है, बट देयर माइट बी सम केस आपको हो सकता है लगे कि यार मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है फर्स्ट रिवीजन में, या आई नीड टू टेक सम मोर टाइम, तो आप थर्ड रिवीजन से थोड़ा टाइम निकाल लेना, ठीक है। ये हमारा तरीका रहेगा, 3 रिवीजन्स के अंदर इतना इतना टाइम अलॉट करना है। पर सब्जेक्ट कितना टाइम अलॉट करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड एक चीज़ याद रखना, ऑडिट जैसा सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है, उसको डेली पढ़ लेना, जितना भी टाइम अलॉट करो डेली पढ़ लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढूँ, आपने मान लो हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर के हिसाब से टाइम अलॉट कर दिया, सब कुछ अलॉट हो गया, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितने सब्जेक्ट पढूँ, तो उस केस के अंदर आपको सीधा सा बस इतना दिमाग लगाना है कि भाई ऑडिट को डेली पढ़ना है, और बचे हुए ऑडिट को छोड़ करके एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा लो, एक प्रैक्टिकल उठा लो, 3 सब्जेक्ट्स हो गए डेली, दीज आर गुड इनफ। अगर आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो, इफ़ यू कैन स्टडी मोर, तो टैक्सेशन भी ऐड कर लेना, यानी कि एक ऑडिट हो गया, एक टैक्सेशन हो गया, यानी कि टैक्स में इनकम टैक्स जीएसटी को डेली रिवॉल्व करते रहना, ऑडिट डेली चलने दो, लॉ और एसएम को रिवॉल्व कर लो, और कॉस्ट अकाउंट्स और एफएम को रिवॉल्व कर लो, ये भी कर सकते हो। बट बेसिक सा फंडा बताऊं तो दिन में 3 सब्जेक्ट उठा लो, इट इज़ वेरी गुड। ऑडिट डेली उठा लो, उसके साथ एक प्रैक्टिकल चलने दो, एक थ्योरेटिकल चलने दो, तो 3 सब्जेक्ट्स डेली पढ़ लोगे। 12 घंटे पढ़ रहे हो अगर, तो 4-4 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमें दिन में सब्जेक्ट्स को अलॉट करना है, कितना कितना टाइम देना है, और हर एक रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आई वुड सजेस्ट आईसीआई के मॉक टेस्ट दे दो, और रीसेंट अटेम्प्ट के पेपर भी प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। बाकी आपको और करने हैं तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके मॉक टेस्ट चलेंगे, एंड मॉक टेस्ट से पहले ढंग से रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। ये 3 रिवीजन्स होगी। अब बात बचती है जो लास्ट के 10 दिन हमने ग्रेस छोड़े थे, याद है आपको, स्टार्टिंग में छोड़े थे। वो ग्रेस डेज या तो आपके इन्हीं सब रिवीजन्स के अंदर कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंड स्टिल अगर ग्रेस डेज बच जाते हैं तो उस ग्रेस डेज पे 10 दिन पे भी आपको कुछ भी लगे ना यार अभी भी मेरे को कुछ मुश्किल लग रहा है, वो मेरे लिए बोनस है, तो वो 10 ग्रेस डेज को उन बोनस में यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ आप समझोगे ना, 10 ग्रेस डेज में से 3 दिन तो आपके 2 से 3 दिन तो अकाउंट्स के लिए ही निकल जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स को हम टाइम ज़्यादा दे देंगे पेपर से पहले। बचे 7 दिन हैं, उन 7 दिनों में हम ऐसे पेपर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि ऑडिट है, एफएमएसएम। क्यों? क्योंकि ये पेपर्स बाद में होने वाले हैं, तो इनको अभी ढंग से रिवाइज कर लेंगे तो बाद के लिए ईज़ रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मेजर प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ट्रस्ट मी, हमको ऐसा लगता है यार मैं 10 दिन बाद पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे आप एग्ज़ाम्स देखोगे तो टैक्सेशन और ऑडिट में 3-3 दिन की छुट्टी थी, बट आप एक चीज़ सोचो कि मेरे को
मैंने ऑडिट 2 या 3 मई को लास्ट पढ़ा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। 2 मई के आगे आई डोंट थिंक मैंने ऑडिट पढ़ा था, ठीक है। दिस वाज़ द लास्ट डे आई स्टडीड ऑडिट, और मेरा ऑडिट का पेपर कब था? 15 मई को था। 12 दिनों तक ऑडिट को टच नहीं किया, बट लेजिट मैं ऑडिट भूला ही नहीं था। क्यों? क्योंकि रिवीजन करी थी अच्छे से। तो अगर आपने ढंग से रिवीजन करी तो 10-12 दिन में आप कुछ नहीं भूलने वाले। तो घबराना नहीं कि इस तरीके से चलना है, उस तरीके से चलना है, या रिवीजन मैं भूल जाऊँगा, तो आप कुछ नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा हमारा मेजॉरिटी रिवीजन्स करने का। अब 1.5 दिन की स्ट्रेटजी क्या है? 1.5 दिन में बेसिकली आपको भाई 1.5 दिन के अंदर आपको रिवाइज़ करना है पूरा सब्जेक्ट पेपर से पहले। एंड जो पेपर वाला दिन है उसको आपको छोड़ना है फॉर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, रिवीजन्स, इम्पोर्टेंट सेक्शंस, इम्पोर्टेंट लिमिट्स, उन चीज़ों के लिए। इस तरीके से हमारा क्या होगा कि पेपर से पहले भी वी विल बी डूइंग 1.5 रिवीजन्स। कैसे? एक तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर लेंगे 1.5 दिन के अंदर, ठीक है। और जो एग्ज़ाम डे है उस दिन हम काइंड ऑफ 40% या 30% या आधी रिवीजन कर लेंगे। उस आधी रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि उसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को टच कर लेंगे। यानी कि वो 1.5 दिन में हम लोग ईजी टॉपिक्स को एक बार और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को कोशिश करेंगे 2 बार करने की। एक बार तो हो ही जाएंगे, दूसरी बार की कोशिश रहेगी। तो इस तरीके से हमारा अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले भी। तो इवन इफ़ आपकी टोटल रिवीजन्स जो है वो 3 ना होकर के 2 भी होंगी, तो एग्ज़ाम से पहले भी आप 1.5 बार रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपने 3 कर ली तो एग्ज़ाम से पहले 1.5 बार कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। तो रिवीजन्स का इतना ही रहेगा फंडा, ठीक है। इससे ज़्यादा रिवीजन्स की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर द रिवीजन्स, ठीक है। ये तो हो गई अब रिवीजन्स की बात। अब सब्जेक्ट वाइज़ कैसे रिवाइज़ करना है हम मेजरली देख लेते हैं। देखो, अगर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें जिसमें मेजरली हमारे अकाउंट्स, हमारा टैक्सेशन, हमारा कॉस्टिंग एंड एफएम कवर हो जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको पहले तो कंसेप्ट रिवाइज़ करने हैं फर्स्ट रिवीजन के अंदर। उसके बाद आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपने स्टार मार्क कर रखे हैं वो करने हैं, बट उनसे पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि वार्म अप हो जाए। वार्म अप के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इलस्ट्रेशंस थोड़ी प्रैक्टिस करके फिर अच्छे अच्छे स्टार वाले क्वेश्चंस कर लेना। और मेजर उनकी अच्छी अच्छी एंट्रीज पे फोकस रखना कि वो एंट्री क्या कहना चाह रही है एंड उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। ये मेजोरिटी रहेगा फर्स्ट रिवीजन के लिए फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। सेकंड रिवीजन में हम जैसे ही आते हैं ना, तो हमें वो एंट्री वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं वापस से। अब कुछ चैप्टर्स आपको इस सेकंड रिवीजन में ऐसे लगेंगे जिसके अंदर आपको लगेगा कि अरे यार ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहे। तो उसका फिर से वही इलाज है कि बेसिक वापस उठा लेना क्वेश्चन वार्म अप करने के लिए। वार्म अप हो गया, आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी जमने लगेंगे, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने बैठ जाना। और पहली रिवीजन के कंपैरिजन में थोड़े से कम होंगे, बट लिख के करना। प्रायोरिटी यही रहेगी कि कितनी भी रिवीजन करें, हम प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस लिख के ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा एग्ज़ाम में अल्टीमेटली लिख के आना है। तो रिवीजन के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर हमें राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट रिवीजन में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, सेकंड में उससे थोड़े से कम कर लेना, यानी कि स्टार क्वेश्चंस तो सारे कर लेना, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे स्टार वाले कि यार ये ईजी है, इसकी बस कुछ एंट्री ही मुश्किल है, तो वो कर लेना। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का अमलगमेशन में है, तो उसमें परचेज कंसिडरेशन निकालना ज़्यादा मुश्किल है। तो अमलगमेशन पे जब आओ तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकलेंगे जो आपको लगेगा कि यार इसकी परचेज कंसिडरेशन निकालनी मेन थी, बैलेंस शीट तो ईजी काम है, तो वो निकाल के छोड़ देना उसको, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे और सेकंड में आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा कवर हो जाए, ठीक है। ये सेकंड का रहेगा। एंड थर्ड में भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, बिल्कुल क्रीम क्वेश्चंस है ना, डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट, जो तीसरी बार या चौथी बार करने पे भी आपसे सही सोल्व नहीं हो रही, थर्ड में उनको पिक करना है। कि वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ गए तो पूरे चांस है हम गलत करके आएंगे, तो उनको एक बार वापस से प्रैक्टिस कर रहा है, और एग्ज़ाम वाले दिन से पहले भी हमें उनको वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हमसे गड़बड़ ना हो। तो थर्ड रिवीजन का ये रहेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। प्रैक्टिकल का इस तरीके से बेसिक चलेगा, ठीक है। अब बात आती है थ्योरेटिकल पे। थ्योरी में सबसे पहले देखोगे ना, लॉ रहेगा हमारा, और मेजरली जीएसटी के कुछ पार्ट्स कवर हो जाते हैं। तो इसको तो बेसिकली आपको कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लो। सारे लिख के करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो 20 क्वेश्चंस है तो देखो सारे, क्योंकि मेजोरिटी अलग अलग सेक्शंस पे आ रखे होंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होती है फर्स्ट रिवीजन में, ठीक है। बट लिख के कम से कम 20% क्वेश्चन तो करो यार। मान लो 20 है तो उसमें से 4-5 तो लिख के करो, ताकि आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करना आ जाए जीएसटी और लॉ के अंदर, ठीक है।
और सेकंड रिवीजन पे जब आओगे तो वही 4-5 क्वेश्चन लिख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट इस बार इजी जो क्वेश्चन थे ना फर्स्ट रिवीजन के, वो वापस मत देखना। यानी कि मान लो फ्लैट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई बोनस शेयर्स का 5 पॉइंट लिख के बता दो, तो ये क्वेश्चन अब वापस मत देखना सेकंड रिवीजन में। सेकंड में बस आपको अच्छे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देख लेना। एंड थर्ड में ऐसे क्वेश्चन देखना जिसमें जो बहुत ट्रिकी लगे हो आपको। इस तरीके से हमें करना है। जीएसटी और लॉ का बता दिया। अब बात आती है एसएम की। एसएम ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोर को बूस्ट करता है, ठीक है। छोटा सा सब्जेक्ट है, तो इसको सिर्फ 2.5-3 रिवीजन दे तो जस्टिफाइड नहीं है, हम इसको ज़्यादा रिविजन्स दे सकते हैं। तो एसएम को आप कोशिश करना कि जहाँ एक सब्जेक्ट की एक रिवीजन हो रही है, एसएम की हम 1.5-2 निकाल दें रिवीजन। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट है ही हाफ दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो एसएम की थोड़ी सी ज़्यादा रिवीजन कर लेना। मान लो नॉर्मल किसी सब्जेक्ट की 2 कर रहे हो, तो एसएम की 3-3.5 कर लेना। तो थोड़ा सा बस इसको ज़्यादा रिवीजन दे देना, ज़्यादा टाइम मत देना, ज़्यादा रिवीजन दे देना। यानी कि नंबर ऑफ़ रिवीजन थोड़ी 1-2 ज़्यादा कर लेना, क्योंकि कीवर्ड्स याद करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आपका एसएम का ईज़िली हो जाएगा। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि इसमें कीवर्ड्स अच्छे खासे हैं ढंग से, और नंबर ये लोग देते नहीं हैं। आप 5 में से 4 का लिख के आओगे, 2 नंबर 2.5 नंबर दे रहे हैं, तो सेंसिबल नहीं है ना। इसलिए ढंग से पढ़ोगे, मतलब 4 का लिख के कैसे आओगे? जब आपने 4 तक का याद किया है, तब जाके 2-2.5 नंबर दे रहे हैं। अब याद ही 2-3 का करके जाओगे तो 1-1.5 नंबर पे छोड़ देंगे। तो इसलिए एसएम को 4-5 बार रिवाइज़ कर लेंगे। अब बात आती है ऑडिट महाराज की। सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट। ऑडिट को हम पढ़ेंगे डेली। ये ऑडिट का फंडा रहने वाला है। ऑडिट की रिवीजन कम से कम भी 5 रिवीजन्स तो हम करेंगे, क्योंकि ऑडिट है डरावना सब्जेक्ट, ऑडिट है रिस्की सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा फेल ऑडिट में होते हैं, सबसे ज़्यादा डरते ऑडिट से हैं। तो इस सब्जेक्ट को हमें सबसे ज़्यादा रिवीजन्स भी देनी पड़ेगी। इस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा क्लोज भी रखना पड़ेगा, यानी कि हम इसे डेली पढ़ेंगे टिल आर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो ऑडिट को हमें टाइम इस हिसाब से अलॉट करना है कि डेली पढ़ना है, प्लस इसे रिवीजन्स भी हम ज़्यादा देंगे, ठीक है। और ऑडिट का कैसे करना है? कंसेप्ट रीड करे, है ना, अच्छे से समझ लिए, अंडरस्टैंडिंग करी, क्वेश्चंस पे आ जाओ। ज़्यादा लिख के मत करना, बट मन में कीवर्ड्स रिकॉल कर करके क्वेश्चन सोल्व करो, फिर से आगे बढ़ो। लिख के मान लो एक बार ऑडिट रिवाइज हो गया, मॉक टेस्ट या क्वेश्चन पेपर निकाल के उसको क्विकली सोल्व कर लो। क्यों करना है क्विकली सोल्व? मतलब देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2.5 घंटे का 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे के अंदर आप क्विक लिख के मॉक टेस्ट सोल्व कर सकते हो ऑडिट का। और कम से कम 5-6 रिवीजन करेंगे तो 5-6 पेपर भी कम से कम हमारे सोल्व हो जाने चाहिए। क्यों करना है ऑडिट के अंदर ऐसा? बिकॉज ये सब्जेक्ट डरावना है, इसमें एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कीवर्ड्स होता है, तो हमें इसकी मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ेगी। अच्छे से पेपर्स लिखेंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इस तरीके से कुछ ऑडिट का चलेगा, जहाँ एक सब्जेक्ट की 1 रिवीजन हो रही है, ऑडिट की 2 हो जानी चाहिए। इस तरीके से आपको प्लान करना है। इफ़ यू वांट टू टेक आउट सम पार्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, थोड़ा टाइम निकाल के, और ऑडिट को देना चाहते हो दे देना। क्यों? इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम जो फेल होने वाला सब्जेक्ट है उसको बचाएं, रेदर देन इंक्रीजिंग आवर स्कोर टू 90 ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें हमारे 70 आ रहे हो। मतलब किसी में 70 बन रहे हैं, आप सोचो यार इसको और टाइम दे दूँ, 90 कर दूँ। नहीं भाई, ऑडिट में 40 आ रहे हैं तो उसको 50 पे ला, वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ है, ठीक है। दैट इज़ मच बेटर। तो ऑडिट को बचाओ, जो सब्जेक्ट में और डर लग रहा है उन सब्जेक्ट्स को बचाओ। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को रिवीजन में अप्रोच करना है, कितनी कितनी रिवीजन करनी है। तो मेजॉरिटी आपको मैंने सब बता दिया। अगर सम अप कर दें तो हमें 3 महीने में कैसे रिवीजन्स प्लान करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 रिवीजन करनी है, कैसे करनी है, सारा बता दिया। आप तीसरी रिवीजन पे हैं, आपका बेस्ट केस सिनेरियो बता दिया, नॉर्मल केस बता दिया, वर्स्ट केस बता दिया। बट वर्स्ट केस का मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोई गलत ट्रैक पे हो। वर्स्ट केस का बेसिक सा मतलब यही हुआ कि इट्स ओके अगर आपकी तीसरी रिवीजन ढंग से नहीं हो पा रही। अपनों को प्रायोरिटी रखनी है कि फर्स्ट और सेकेंड ढंग से हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम की 1.5 दिन की स्ट्रेटजी बता दी, किस तरीके से सारी स्टडी करनी है ये भी बता दिया। तो मेजॉरिटी मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए रिवीजन्स के। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ रहेगा रिवीजन्स के अंदर। तो आप अच्छे से अपनी 3 महीने की रिवीजन्स को शेड्यूल कर सकते हैं। एंड इसे छोड़ के अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो रिवीजन से रिगार्डिंग, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके सभी कमेंट्स को रिस्पॉन्ड कर दूँ टाइमली बेसिस पर। एंड अच्छे से आप रिवाइज़ कीजिए। आपने जो भी रिसोर्सेज बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, रिवीजन ऑडियोज़ है, रिवीजन वीडियोज़ है, कुछ भी है, उनको अच्छे से भरपूर यूज़ कीजिए, मल्टीपल रिवीजन्स कीजिए, अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो।
एंड अपनी रिवीजन अच्छे से करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिविजन्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप यू विल परफॉर्म वेल इन योर एग्ज़ाम्स। एंड एक और चीज़, सबसे बड़ी बात कि अगर आपको प्रेजेंटेशन टिप्स देखनी है तो यू कैन वॉच माय प्रेजेंटेशन टिप्स वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, जो कि आप एग्ज़ाम से पहले देख के जा सकते हो ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं सजेस्ट करूँगा अभी देख लो रिवीजन के दौरान ही, बिकॉज आपको अभी से पता चलेगा कि मुझे आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो उससे थोड़ा सा बेटर रहेगा, है ना। तो आप वो प्रेजेंटेशन वाली वीडियोज़ देख सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के अंदर इधर या इधर अटैच कर दूंगा प्लेलिस्ट का, या मेरे चैनल पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो सर्टिफाइड कॉपीज़। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है ना। तो उस तरीके से हम आंसर्स भी प्रेजेंट कर लेंगे और मेजॉरिटी हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यही था गाइस इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, आपको पता है क्या करना है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।